कि उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा के साथ खत्म हो गया। लेकिन सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफिक चेंज। ये मुद्दे चर्चा में रहे। आइए इस पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाते हैं। रूप से अतिक्रमण, अवैध रूप से कब्जे, अवैध रूप से नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जाना, मैं समझता हूँ पक्ष वाले भी कहेंगे खराब है, तो विपक्ष वाले भी उसको हाँ नहीं कहेंगे। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड विधानसभा के आखिरी दिन की, जहां डेमोग्राफी चेंज पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रीतम सिंह का आरोप था सरकार डेमोग्राफी चेंज के नाम पर एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने रहने की आज़ादी देता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि भू कानून को लचीला बनाकर बीजेपी सरकार ने खुद बाहरी लोगों को बसने का रास्ता खोला है। समाप्त करिए अब। वहीं बीएसपी विधायक ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा 500 से ज्यादा मजारे तोड़कर 9000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का दावा महज दिखावा है। अब तक इन्होंने 557 मजार तोड़े हैं। कह रहे हैं कि हमने 9000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई है। मेरी आपके माध्यम से भी मांग है कि जो भूमिहीन लोग हैं उत्तराखंड के, क्या सरकार उनके पट्टे काटेगी, पट्टे आवंटन करेगी उस 9000 एकड़ में? और वो 9000 एकड़ की लिस्ट भी देनी चाहिए कहाँ कहाँ कब्जा मुक्त कराई है। ये सरकार सगुफों की सरकार है, सगुफों के सिवाय इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है निकालो ना, आप किसने मना करा? सरकार में आप हो और वहाँ सदन के अंदर जो है क्या नाम अनर्गल बातें कर रहे हो। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को राज्य की जनसांख्यिकी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कहीं भी जाकर बसने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि उत्तराखंड के दरवाजे बाहरी घुसपैठ के लिए खोल दिए जाएं। ये जो सब बातें कर रहे हैं हम, ये उत्तराखंडियों के लिए कर रहे हैं ना। तो उत्तराखंडी मतलब मैदान पहाड़ के सब उत्तराखंडी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उस नाम पर पूरे बिजनौर का ठेका ले लें, उस नाम पर हम पूरे सहारनपुर का ठेका ले लें, पूरा मुरादाबाद का हम ठेका ले लें, पूरा मेरठ मुजफ्फरनगर का ठेका ले लें। धर्मशाला थोड़ा ना चला रहे। तो फिर हम जोर दे करके कह रहे हैं इसको, इसमें दब करके या जवान दबा करके करने की बात करने की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं किसी का क्या? ये स्पष्ट है हमारे सोच में कि हम यहाँ के मौलिक कैरेक्टर को नहीं बदलने देंगे। 3 दिन के सेशन में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर बात रखी। लेकिन तीनों दिन जो मुद्दे चर्चा का केंद्र बने रहे वो थे मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफी चेंज। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में परिसंपत्ति का बंटवारा जल्द सुलझ सकता है। यूपी और उत्तराखंड के सीएम मिलकर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। तो वहीं स्थायी राजधानी को लेकर भी कोश्यारी ने अपनी बात रखी। कोश्यारी ने यह भी कहा कि धामी सरकार शानदार काम कर रही है। कोश्यारी जी, एक चीज है, जब ये स्टेट अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड बना था, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज का झगड़ा था। जो हमारी कुछ लाइबिलिटी, उत्तर प्रदेश को हमें कुछ प्रॉपर्टीज लौटानी थी, हमने कुछ उनको देना था, लेन देन चलता रहा। आप इरिगेशन मिनिस्टर थे पहली सरकार में, जो सिंचाई को देखते थे। सिंचाई की परियोजनाएं आज भी उत्तर प्रदेश के पास हैं, आज भी हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश के पास है। ये क्यों नहीं सुलझ पाया? आपको क्या लगता है वजह क्या रही? सिंचाई में क्या रहा कि अगर 15 दिन बाद अगर उस समय वो लगती कोड ऑफ कंडक्ट, तो मुझे वहाँ के तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश जी थे,
उनसे मेरी डैम कोठी में बात हुई। मैंने कहा भाई तुम्हारे अधिकारी ये जमीन क्यों मांग रहे हैं हमारी? बोले ये ठीक है, तुम पानी का सरकार का केंद्र का है और नेम भी है, उपयोग तुम करोगे, तुम देख रेख करो उसकी, जितनी बिल्डिंग चाहिए ले लो उतनी बिल्डिंग, पर बाकी जमीन और बाकी बिल्डिंग का क्या करना? तो आश्चर्य करेंगे कि मुझे ओम प्रकाश जी ने कहा अरे ऐसे तो फिर हमारे अधिकारी उत्तरकाशी की भी जमीन मांगेंगे। ये उनके शब्द हैं मंत्री के। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन बाद आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो मीटिंग हुई नहीं और फिर वो अधिकारियों के पचड़े में आज तक सुलझा ही नहीं है। और अभी लेटली 2 महीने पहले मैं माननीय गृह मंत्री को मिलने गया था और मैंने उनसे निवेदन किया है। मैंने कहा भाई आप इतनी समस्याएं सुलझा रहे हो, आप दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाओ, उनके अधिकारियों को बुलाओ। और मैंने कहा जमीन कैसे किसी दूसरे राज्य की हो जाएगी? पानी ले जाए, पानी का ठीक है, उस समय का आदेश भी है। जब सरकार बनी थी, सब जो प्रदेश बना था, वो भी सेंटर का आदेश है कि पानी का संचालन वो करेंगे, जितना उनको जरूरत है, जितना हमारी जरूरत हम रखेंगे, क्योंकि मेजर पानी उन्होंने लेना सारे जितने भी डैम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश वालों ने ज़मीन पर इतना होकर रखा है। और मैंने उनसे निवेदन किया है और मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आप जल्दी से समय लीजिए और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठो और इसको हल करिए। जमीन तो किसी की होने के सवाल ही नहीं है। तो कैसे उत्तर प्रदेश की जमीन हो जाएगी उत्तराखंड की? पानी का उपयोग करें। तो इसलिए मुझे लगता है अगर एक बार मुख्यमंत्री जी दोनों प्रदेशों के अगर गृह मंत्री के साथ बैठ लेंगे तो 2 मिनट में समस्या हल हो जाएगी। 25 साल हो गए स्टेट को, उसकी अपनी कैपिटल नहीं है, परमानेंट कैपिटल नहीं है। क्या आपको लगता है ये सब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है? आपको क्या लगता है कि पहाड़ की राजधानी का सॉल्यूशन अगर हो फाइनली, आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी योजना थी जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो तारे डायरेक्टरेट्स हैं इनको मैंने कहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। क्यों एक ही जगह हूँ? आखिर पिथौरागढ़ का आदमी हर काम के लिए देहरादून क्यों आए? देहरादून का आदमी तो किसी काम के लिए पिथौरागढ़ जाए। चमोली का हर आदमी को देहरादून आए, यहाँ के आदमी को तो वहाँ जाना चाहिए। मैंने उसको डिसेंट्रलाइज किया था और सौभाग्य से उस समय इतने अच्छे अधिकारी मैं साथ लेकर आया था। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जितने भी सीनियर अधिकारी थे, चाहे मधुकर गुप्ता हो, हमारे स्टोरिया जी हों, इंदू जी हों, जितने भी लोग थे, तो इन सब लोगों का ने कहा कि नहीं साहब आपका ये बहुत अच्छा विचार है। मैंने कहा बहुत से डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा क्यों खोल रखे? छोटा सा राज्य है, क्लबिंग करो इनकी ताकि अधिकारी कम हो, छोटे कर्मचारी ज़्यादा हो, काम को खर्चा कम हो। लेकिन उसके बाद पंडित जी आए। पंडित जी तो उदार दिल के आदमी हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो उन्होंने कहा नहीं सब एक जगह होना चाहिए। खंडूरी जाने जो बचे कुछ ना एक ही जगह हो जाना चाहिए। तो ये वास्तव में अगर हमने जगह जगह डायरेक्टरेट खोल दिए होते, कुछ सचिवालय के कुछ अंग वहाँ खोल दिए होते, आज समस्या ही नहीं होती। अब तक गैरसैंण में जाने कितने ही डायरेक्टर खुल गए होते। अगर बंद गए होते, आप नेचुरली समझ लीजिए कि जो राजधानी की लड़ाई है ये भी आपको लगता है सेटल हो गई होती? ये सेटल हो गई होती। लेकिन अब क्या है कि लोगों को आदत पड़ गई है देहरादून की। अगर मैं आपसे भी कहूँ कि चलो वहाँ गैरसैंण में ही चलो वहीं रहती तो आप भी कहेंगे यार भगता मेरी की तो तबीयत खराब है, क्या करें, मुझे तो यही जरूरत है। तो आज हर विधायक तो चाहता है कि नहीं यहीं रहे। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे केयरटेकर सरकार में नित्यानंद स्वामी के बाद, और शुरू में ऐसा लगता था कि भाई यहाँ बड़ी राजनीतिक अस्थिरता है, कई चीज़ों को, कई इशू को लेके रिजेंटमेंट आता था सामने, और वो चीज़ दिखते रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। पहला मौका रहा 2021 के चुनाव में जब बीजेपी यहाँ दूसरी बार रिपीट हुई, और मैं कैलकुलेट कर रहा था कि धामी जी का अगर 2 टर्म गिन लेते हैं, दूसरा टर्म भी गिन लेते हैं, तो वो 12वें मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। 25 सालों में 12 मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता या इस तरीके की जो इनस्टेबिलिटी है वो एक वजह रही है कहीं पर यहाँ पर डेवलपमेंट में ब्रेक लगाने में? नहीं, देखिए एक बात, एक वो प्रश्न बार बार मुख्यमंत्री बदले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक पक्ष है। डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैं तो कहता हूँ ट्रेमेंडस, इतना आश्चर्यजनक डेवलपमेंट हुआ है। आप देखो ना, मुश्किल से जिस समय हम राज्य बना, एक मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट, स्वामी राम मेडिकल हॉस्पिटल, इसमें आज आपको 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 2 अगले साल से चल जाएंगे 7, 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तब मुश्किल से 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज कोई 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बन गई हैं। यानी जहाँ प्रति व्यक्ति आय उस समय कुछ हजारों में थे,
आज 2 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ चुकी है। हमको यहाँ उत्तराखंड को आदर्श बनाना पड़ेगा सामाजिक समरसता। हम अपने अनुसूचित जाति का बंधु किसी होटल में है, उसका हाथ का खा लेते हैं, और गांव में जाओ तो नहीं खाते। तो ये समस्याएं हल हों, तो इसलिए सारा सामाजिक ठीक हो करें उसमें, इसीलिए हमारे धामी जी सारी चीज़ में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र गोवा के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कोश्यारी जी को लगता है कि स्टेट का विकास तो हुआ है, लेकिन जो कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिल बांट कर उसका सेटलमेंट निकाल सकते हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो ये इंटरव्यू के आप महत्वपूर्ण अंश देख रहे थे। आप पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली महिला टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की है और विश्व कप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई और भविष्य के लिए शानदार शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड की स्नेह राणा को 50 लाख की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है। हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को इसमें करवाई है, और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ 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 जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो, हाँ जी, अपने घर में भी सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में देश भर के संतों और धर्माचार्यों का आध्यात्मिक संगम हुआ। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक धरोहरों के विकास और आध्यात्मिक दृष्टि की सराहना करते हुए उन्हें देवभूमि का धर्म संरक्षक बताया। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य, राजराजेश्वर महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य बालकृष्णन, जया किशोरी और डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ अनेक संत उपस्थित रहे। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, शिक्षित है और समृद्ध है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्ण तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, प्रसन्न रहो। और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। यहाँ आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। प्रकृति और संस्कृति आश्रित जो विकास है उसकी आवश्यकता है। उसी क्षेत्र में उन्हीं चीजों को आश्रय बना करके उनको सम्मान देते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप पूरे विश्व में जा सकते हैं, पर्यटन के लिए बड़े बड़े स्थानों पे घूम सकते हैं, परंतु किसी के मन में, पूरे विश्व के लोगों में तीर्थाटन की अवधारणा हो तो उत्तराखंड में, इस पूरे उत्तराखंड में
तीर्थों को आश्रय बना करके, तीर्थों को आगे रख करके हम तीर्थाटन के माध्यम से पूरे प्रांत को भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रांत सिर्फ उत्तराखंड है। तो आप सबको जो नहीं आए हैं उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड आना चाहिए, उत्तराखंड की भूमि से जोड़ना चाहिए। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहुत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें, नमन करें, वंदन करें और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना डेरा डाल दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय पानी पहुंचाएं, उसी समय खाना पहुंचाएं, प्रकाश पहुंचाएं और संकल्पबद्ध होकर प्रकृति माँ की कृपा से उन सबको सकुशल बाहर निकाल कर लाएं। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे। उत्तराखंड में काम करने की व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर प्रवासी सम्मेलन में गहन मंथन हुआ। देश विदेश में बसे उत्तराखंडी जब अपनी जड़ों से जुड़ने लौटे तो सामने आई कड़वी सच्चाइयां और कई सच्चाइयां। गांव को गोद लेने के बाद क्या बदला और आगे क्या करना है, इसी पर चर्चा हुई है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ का जीवन पहाड़ सा कठिन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों से निकलकर कई लोग आज देश दुनिया में शिखर पर हैं। रजत जयंती समारोह के मौके पर सरकार ने उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका दिया। देहरादून में आयोजित हुआ दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसमें निवेश से लेकर स्थानीय स्तर पर काम के अवसरों पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ में खेती की चुनौतियों को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि चकबंदी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि पहाड़ में खेती को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि काम भले ही कहीं हो, लेकिन दिल में उत्तराखंड ही बसता है। इसमें से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गाँवों को गोद लेना प्रारंभ किया है, उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार पहले से ही काम कर रही है और ये हमारे यहाँ की एक जटिल समस्या है, हमारे लिए एक चुनौती भी है। उस चुनौती को फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए, स्वीकार करते हुए हमारा प्रयास होगा कि हम उस दिशा में काम कर रही हैं। वास्तव में उसके लिए तो अभिनंदन ही है, लेकिन इसमें एकदम से तो कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे इस कनेक्टिविटी, जैसे आज हमें रजत ऊपर हमें आमंत्रित किया, इस समारोह में हमें बहुत सी चीज़ें सुनने को मिला, देखने को मिला। अपनत्व की एक इस प्रकार की छाप रही कि अपने प्रदेश में आकर के ये बहुत सी चीज़ें हमने इससे सीखी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो मूलतः पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया और एक गांव को गोद लेने की बात कही और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की भी इच्छा जताई। निश्चित रूप से उसमें सहयोग मिलेगा और यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं, यदि वो विकास में रुचि लेंगे तो पूरे राज्य के हित में रहेगा। तो बहुत अच्छी पहल है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी दूसरा संस्करण ही इसका है। धीरे धीरे करके मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और जुड़ पाएंगे, जो किन्हीं कारणों से पहले या दूसरे सम्मेलन में नहीं आ पाए। प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं, लेकिन कभी अधिकारियों की तरफ से तो कभी लोगों की इच्छा शक्ति की कमी से विकास की राह में रोड़े अटकते हैं। सम्मेलन में इन मुद्दों पर खुलकर बात हुई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश से खबर अगली, जहां पर लक्ष्मण झूला इलाके में मस्तराम घाट पर एक युवक डूब गया। एसडीआरएफ ने देर शाम तक बचाव अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते लड़के का कोई पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक 20 साल का कुणाल वर्मा चंडीगढ़ का रहने वाला है और अपने 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। इसी दौरान नहाने के दौरान गंगा की तेज धारा में ये बह गया, हादसे का शिकार हो गया।
लेकिन उसके खबर रामनगर से है, जहां पर मालधन चौड़ रोड पर एक युवक की बुरी तरह से पिटाई हुई है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे ये वीडियो बुरी तरह से इसको पीटा जा रहा है, लहूलुहान ये हो रखा है। कॉलेज में पीएनजी कॉलेज छात्र वीडियो में पीएनजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार की पिटाई का वीडियो है। वीडियो में नाराज लोगों ने किसी लड़के को मैसेज किए जाने की बात कह रहे हैं और इसी बात पर कृष्ण कुमार की जमकर पिटाई की गई है। ये वीडियो वायरल है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हल्द्वानी में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व सांसद बलराज पासी ने सभी नेताओं से अपने घर में, अपने गांव में रहने की अपील की है। जोशीमठ के रविग्राम में आयोजित रामलीला का समापन हो गया है। कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। चमोली डैम ने नंदा देवी राजात यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। विकासनगर में रजत जयंती के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम किए और राज्य केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हरिद्वार में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का खेल मंत्री रेखा आर्य ने उद्घाटन किया। विकासनगर में 2 नवंबर को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। हिस्ट्री शीटर चोर को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्कूली छात्राओं ने प्रस्तुति दी। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की 25 सालों की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। चंपावत में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रीठा साहिब का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रकाश पर्व के मौके पर दरबार साहिब में मत्था टेका। और रुड़की में बीजेपी ने सम्मेलन किया है। इस दौरान सभी से स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने खरसाली पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। खरसाली पहुंचने पर बाबा बागेश्वर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी देशवासियों से सनातन एकता पद यात्रा में शामिल होने की अपील की। नदियां एक सिंधु में मिलती हैं, वैसे हम सब हिंदुओं की जातियां जरूर अलग अलग हों, पर हम सब हिंदू एक हों। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए तन मन हिंदू, रंग रंग हिंदू, हर घर हिंदू, हर हिंदुस्तानी हिंदू। खरसाली के पहले खतावाचक बाबा बागेश्वर उत्तरकाशी के गंगनानी पहुंचे थे। उन्होंने गंगा पूजन यहाँ किया, जिसके बाद यात्रा का आगाज हुआ। अब इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से हुई थी, मगर बदलाव किया गया।